वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पूरी दुनिया की आबादी 8 बिलियन है, जो 1960 में सिर्फ 3 बिलियन थी और अब ये बढ़कर 2019 में 7.67 बिलियन हो चुकी है। अगर सिर्फ इंडिया की बात करें तो 1960 में इसी इंडिया की आबादी सिर्फ 0.45 बिलियन थी, जो आज के टाइम पर बढ़कर 1.38 बिलियन हो चुकी है। अगर नंबर के हिसाब से देखा जाए तो साफ जाहिर है कि हिंदुस्तान की आबादी पिछले दशकों में लगातार बढ़ी है और यही बड़ी आबादी भारत को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश बनाता है। मतलब भारत में इतनी बड़ी आबादी का होना खतरनाक है। रुको जरा, सब्र करो। लेकिन डाटा कुछ और ही कहता है। अगर 1960 से ही शुरू करें तो उस वक्त आबादी बढ़ने की जो दर थी वो 1.91% थी, जो 1965 में बढ़कर 2.07% हो गई। ये आबादी साल दर साल बढ़ ही रही थी, जो 1985 में बढ़कर 2.33% पर आ गई थी। लेकिन इसके बाद कहानी थोड़ा बदलने लगती है और पॉपुलेशन ग्रोथ डिक्रीज होना शुरू होती है। 1990 में ये ग्रोथ 2.17% पर आ जाता है और 1995 में 1.99% पर। इसी तरह सन 2000 में 1.85% पर आ जाता है। इसी तरह ये ग्रोथ साल दर साल लगातार घटती है और पिछले साल यानी 2020 में ये ग्रोथ घटकर 0.99% पर आ चुका है। इस आंकड़े से एक बात तो क्लियर होती है, देश की आबादी बढ़ी जरूर है, लेकिन उसके बढ़ने की स्पीड साल दर साल कम हुई है। आज के टाइम पर पॉपुलेशन कंट्रोल का मुद्दा छाया हुआ है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि बच्चे सिर्फ 2 अच्छे होते हैं। लेकिन यहां भी कहानी थोड़ी उलट है। अगर 1960 की बात करें तो उस वक्त देश में फर्टिलिटी रेट 5.90% पर था, जो साल दर साल कम होता गया और आज देश में फर्टिलिटी रेट सिर्फ 2.24% पर है, जो रिप्लेसमेंट रेशियो 2.1 के करीब है। भारत के केस में अगर देखा जाए तो जिस स्पीड से फर्टिलिटी रेट कम हुई है, इस हिसाब से भारत बहुत ही जल्द रिप्लेसमेंट रेशियो 2.1 को टच कर लेगा। लेकिन सवाल यह भी आता है कि अगर भारत में आबादी बढ़ने की स्पीड लगातार कम हो रही है और फर्टिलिटी रेट भी नीचे जा रहा है, तो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की जरूरत क्यों है? इस सवाल पर बात आगे करेंगे, लेकिन अभी पहले यह समझते हैं कि जिस उत्तर प्रदेश में यह जनसंख्या कानून या नीति लाने की बात हो रही है, वहां के हालात क्या हैं। 2011 सेंसस के मुताबिक उत्तर प्रदेश की आबादी 2011 में 19.98 करोड़ थी, जबकि 2001 के सेंसस में यही आबादी 16.62 करोड़ थी। 2001 के सेंसस में यूपी की आबादी में 25.80% की बढ़ोतरी हुई थी, जबकि 2011 के सेंसस में वही यूपी की आबादी में सिर्फ 20.23% की बढ़ोतरी हुई। सेंसस डाटा के मुताबिक उत्तर प्रदेश में भी जनसंख्या बढ़ने की स्पीड कम हुई है। अगर फर्टिलिटी रेट की बात करी जाए तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक उत्तर प्रदेश में फर्टिलिटी रेट 2005 और 2006 के बीच 3.8% पर था, जो 2015 और 2016 में घटकर 2.7% पर आ गया। एक एस्टिमेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 2025 तक ये फर्टिलिटी रेट 2.1% पर पहुंच जाएगा, जो रिप्लेसमेंट रेशियो के करीब है। फर्टिलिटी रेट का ये रिप्लेसमेंट रेशियो 2.1 इसलिए रखा गया है, एक परिवार में 2 बच्चे पैदा होने से परिवार का वंश पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, और 0.1 इसलिए रखा गया है कि बहुत से बच्चों की मौत कम उम्र में ही हो जाती है। ये दोनों डाटा ईयरली पॉपुलेशन ग्रोथ और फर्टिलिटी रेट को देखा जाए तो इसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में भी जनसंख्या विस्फोटक की स्थिति बिल्कुल नहीं है। उत्तर प्रदेश को लेकर कुछ फैक्ट बता दूं आपको। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की टोटल आबादी का छठा हिस्सा लगभग 16% लोग सिर्फ यूपी में रहते हैं।
भारत में सबसे ज्यादा 10 से 19 साल उम्र के लड़के और लड़कियां यूपी में रहती हैं। भारत की सबसे बड़ी युवा आबादी 15 से 24 साल उम्र के लोग यूपी में रहते हैं और इस एज ग्रुप को प्रोडक्टिव एज ग्रुप कहा जाता है, जो किसी भी देश या राज्य को डेवलप्ड बनाने में सबसे ज्यादा मदद करते हैं। उत्तर प्रदेश में 15 से 19 साल के बीच 4% लड़कियां मां बन जाती हैं और करीब 30% लड़कों की शादी 21 साल की उम्र में हो जाती है। और यूपी में जनसंख्या नियंत्रण नीति लाने का मेन रीजन यही है, ताकि जनसंख्या बढ़ने की स्पीड को स्थिर और फर्टिलिटी रेट को कम किया जा सके। 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोटे परिवार को सीधे देशभक्ति से जोड़ा था। हमारे यहां बेतहाशा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। हमारे देश में आज भी स्वयं प्रेरणा से एक छोटा वर्ग परिवार को सीमित करके अपने परिवार का भी भला करता है और देश का भला करने में बहुत बड़ा योगदान देता है। ये सब सम्मान के अधिकारी है, ये आदर के अधिकारी हैं, जिनका उनका जितना सम्मान करें, छोटा परिवार रख के भी वो देशभक्ति को ही प्रकट करते हैं, वो देशभक्ति का अभिव्यक्ति करते हैं। आज तो महंगा पेट्रोल खरीदना भी देशभक्ति है, और अगर कोई महंगाई के खिलाफ बोलता है तो वो देशद्रोही है। आप किस कैटेगरी में आते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। प्रधानमंत्री के इसी भाषण से इंस्पायर होकर उत्तर प्रदेश सरकार जनसंख्या नीति 2021-2030 लेकर आई है। गौर करें, जनसंख्या नीति लेकर आई है, ना कि कानून। और इस नीति को भी अभी लागू नहीं किया गया है, बल्कि अभी इस पे मशवरे किए जा रहे हैं। हाँ, ये जरूर कहा गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम कानून भी लाएंगे। और उस कानून में कहा गया है कि 2 बच्चों से ज्यादा वाली फैमिली को गवर्नमेंट स्कीम के फायदे नहीं मिलेंगे, वो सरकारी नौकरी नहीं कर सकता, निकाय चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन इसमें एक बात गौर करने लायक है, सरकारी नौकरी नहीं कर सकता। मानो ऐसा लगता है कि यूपी में अभी सारे के सारे युवा सरकारी नौकरी पर लग गए हैं। लेकिन अभी के हालात देखे जाएं तो इस कानून के बारे में सुनते ही मुस्लिम्स के पसीने छूट गए। रे भाई, सारी दिक्कत तुम्हें ही है क्या, जो सुनते ही हाहाकार मचा देते हो? जबकि अगर ये कानून आता है तो इसका हाल भी वैसे ही होगा जैसे असम में एनआरसी का हुआ था। यकीन नहीं है? आइए डाटा देखते हैं। 2011 के सेंसस के मुताबिक उत्तर प्रदेश में मुस्लिम्स की आबादी 18.5% थी, जबकि उसी सेंसस के मुताबिक उत्तर प्रदेश में हिंदू की आबादी 80.6% थी। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक उत्तर प्रदेश में साल 2005 और 2006 के दौरान मुस्लिम्स फैमिली में 65% परिवार ऐसे थे जिनमें 3 बच्चे से ज्यादा थे, और 55% हिंदू फैमिली ऐसी थी जिसमें 3 बच्चे से ज्यादा थे। जबकि 2015 और 2016 के बीच यह आंकड़ा और कम हो गया। अब 50% मुस्लिम परिवार ऐसे थे जिसमें 3 बच्चे से ज्यादा थे, और 40% हिंदू परिवार ऐसे थे जिसमें 3 बच्चे से ज्यादा मौजूद थे। इन आंकड़ों पर गौर करें। अगर ये कानून आता है तो मुस्लिम फैमिली से ज्यादा हिंदू फैमिली पर इसका इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हिंदू आबादी मुस्लिम आबादी से 4 गुना ज्यादा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सरकार को इन आंकड़ों के बारे में पता नहीं है, बल्कि सरकार ये जानती है कि अगर जनसंख्या नीति पर हिंदू मुस्लिम होता है, जैसा कि सपा, बसपा, एमआईएम जैसी पार्टियां कर रही हैं, तो इससे मुस्लिम वोट बढ़ जाएंगे और आने वाले चुनाव में इसका फायदा सत्ता को भरपूर होगा।
जनसंख्या कानून के फायदे सरकार की तरफ से तो बताए जाते हैं, लेकिन इसके नुकसान क्या हैं वो नहीं बताए जाते। इन जनसंख्या कानून के नुकसान क्या हैं वो हमें चीन से सीखने की जरूरत है। 1970 में चीन वन चाइल्ड पॉलिसी लागू करता है, जिसकी वजह से चीन का बर्थ रेट लगातार नीचे जाता है। इस गिरावट का असर चीन की आर्मी से लेकर उसके डेवलपमेंट पर लगातार दिखने लगता है, जिसकी वजह से चीन इस कानून को शर्तों के मुताबिक हटा देता है। रिसेंट चाइनीज सेंसस के मुताबिक 2010 और 2020 के बीच चाइना में ईयरली पॉपुलेशन ग्रोथ लगातार कम हुई, जो घटकर 0.53% पर आ गई, जिसका नतीजा यह हुआ कि चीन में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की जनसंख्या तेजी से बढ़ी और वर्किंग एज यानी यंग पॉपुलेशन लगातार कम होती गई। इन सब को देखते हुए चीन एक बार फिर अपनी पॉलिसी को बदलता है और 3 चाइल्ड पॉलिसी को मंजूरी देता है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण नीति तक तो ठीक है, लोगों को फैमिली प्लानिंग के बारे में बताना भी ठीक है, लेकिन जनसंख्या कानून लाने से पहले इन सारी बातों को भी सोचने की जरूरत है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।